Hello everyone. Hope you all are doing great. Stay safe and stay connected to me. Today we are going to discuss on the basic topic that is फंडामेंटल राइट्स. आज हम हमारे मूल अधिकार या जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे. मैं आपको बता दूं कि हमारे पास या भारत के हर नागरिक के पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो मूल अधिकार हैं नागरिकों के, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय संविधान में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 3 में. आज हम उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं. यू शुड नो योर फंडामेंटल राइट्स एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. First, I would like to tell you that what exactly the fundamental right is. मतलब भारत मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार है वो हैं क्या एक्चुअली. तो fundamental rights are the basic human rights which is enshrined in the constitution of India which are guaranteed to all of the citizen. ये basic fundamental right जो मौलिक अधिकार आप देख रहे हैं ये एक basic human rights हैं हर इंसान का, जो constitution of India भारतीय संविधान में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है और हर citizen को ये guaranteed right है. Okay, and they are applied without discrimination on the basis of race, religion, genders, etc. ये किसी भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना रेस के बेसिस पे, किसी तरह के कंपटीशन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर इक्वालिटी, मेल हो फीमेल हो, etc. के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किए हुए हैं और ये हर सिटीजन को गारंटीड है. Significantly, the fundamental rights are the enforceable by the court. Fundamental rights are significantly enforceable by the courts subject to certain conditions. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट हैं जो कुछ कंडीशंस के साथ हैं. जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. इनको मौलिक अधिकार कहा क्यों जाता है, इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है. तो देयर आर सम रीजंस दैट दिस राइट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. इनको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके 2 रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, it is enshrined in the constitution which guarantees the citizens. ये जो है हमारे भारतीय संविधान में है और चूंकि ये भारतीय हमारे संविधान में दिया हुआ है तो ये ईच एंड एवरी पर्सन और द सिटीजन ऑफ इंडिया को गारंटीड राइट है जिसको कोर्ट भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है या वायलेट नहीं कर सकती है. सेकेंड पॉइंट इज दे आर जस्टिफिएबल राइट है विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट. इसको कोर्ट्स भी, इसमें कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा रोल है दैट इन केस ऑफ द वायलेशन, अगर किसी के साथ फंडामेंटल राइट्स को लेकर वायलेशन होती है या किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है या रोकी जा रही है, उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, तो दैट पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर लॉ. वो पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए या प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्लेम करने के लिए ही कैन मूव टू द कोर्ट. वो कोर्ट जा सकते हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट थिंग, फंडामेंटल राइट्स विच इज इन अंडर आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. 12 से लेकर 35 तक के भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से डील करता है हर सिटीजन के पास. दिस ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्ड अपॉन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स दैट दिस राइट्स आर इनवॉयलेबल. ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हर भारतीय नागरिक पे एप्लीकेबल है और हर भारतीय नागरिकों के पास है, जो संविधान कहती है कि ये राइट्स बेसिकली इनवॉयलेबल है, इनको कोई वायलेट नहीं कर सकता. ये हर सिटीजन का गारंटीड राइट है, हर भारतीय नागरिक का गारंटीड राइट है. तो जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन, etc. ऑल कम्स अंडर द वन ऑफ द 6 मेन फंडामेंटल राइट्स. जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार, एजुकेशन लेने का अधिकार, ये जो सारे राइट्स हैं ना, ये हमारे 6 मेन फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आते हैं, विच आई एम गोना डिस्कस विद यू ईच एंड एवरी राइट्स इन डिटेल.
नाउ यू कैन सी दैट देयर आर द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पे कुछ मौलिक अधिकार को इन्होंने मेंशन किया हुआ है. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू देम आर मेंशन बिलो. जो हमारे भारतीय जो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे इस भारतीय संविधान में, जो एक संवैधानिक अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है. राइट टू फ्रीडम, जो घूमने की या आज़ादी का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 के बीच में है. और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई इंसान एक्सप्लॉइट हो रहा है तो ये उससे एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए वो वाले अधिकार 23 से लेकर 24 के बीच में है. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, जो पूजा पाठ करने का अधिकार या पूजा पाठ में बिलीव करने का जो अधिकार है, तो ये 25 से लेकर 28 के बीच में, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में. फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ओके, ये जो राइट्स है वो 29 से लेकर 30 के बीच में है. और 6th वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये संवैधानिक रेमेडीज जो हैं अवेलेबल हैं, दैट इफ एनी ऑफ द पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स इज गेटिंग वायलेटेड, तो यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनुच्छेद 32 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. लेट्स start and discuss in detail. There is one thing you people might have the question that why the right to property is not a fundamental right. अब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी that right to property अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्यों नहीं है? There is a reason behind this, that there was more fundamental right in the constitution, one more fundamental right in the constitution, that is right to property. तो इनको फंडामेंटल राइट के अंदर में क्यों नहीं रखा गया है, इसको मूव करके. हाउएवर दिस राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये जो राइट है दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसको रिमूव करके फंडामेंटल राइट्स की, मीन्स देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, ओके, तो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की लिस्ट से इसको हटा दिया गया है 44वें अमेंडमेंट के बाद. ठीक है, बिकॉज दिस राइट प्रूव्ड टू बी अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल ऑफ द सोशलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ प्रॉपर्टी इक्विटेबली अमॉन्ग द पीपल. ये राइट जो था कहीं ना कहीं हिंड्रेंस, किसी तरह की डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स को सोशली एंड अटेन करने में, लाइक कंप्लीट करने में, मोटिव को कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तरीके से ये हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था. तो इनको यहाँ से रिमूव फंडामेंटल राइट जो 6 मौलिक अधिकार हैं वहां से हटाकर इनको दूसरे आर्टिकल में शिफ्ट कर दिया. लाइक कि नोट देयर इज वन पॉइंट दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट्स. तो अब इनको फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाकर इनको लीगल राइट में डाल दिया गया है, विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली, बट इट इज अ लीगल राइट. ओके, दिस इज डिफाइंड अंडर अनदर आर्टिकल. अब जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. यू शुड नो योर राइट्स एक्चुअली. तो फर्स्ट इज द राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से लेकर 18 के बीच में दिए गए हैं, वो है क्या? तो राइट टू इक्वालिटी गारंटीज अ इक्वल राइट फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जेंडर, रेस, प्लेस एंड द कास्ट. It ensures the equal employment opportunities in the government and ensures against discrimination by the state in the matters of the employment on the basis of caste, religion, etc. This right also includes the abolition of title was as well untouchability. ये 14 से लेकर 18 तक जो राइट हैं एक्चुअली, जो 14 से लेकर 18 के हैं, ये सारे इंश्योर करते हैं और ये इक्वल राइट्स, हर सिटीजन के पास एक समान अधिकार होना चाहिए, हर भारतीय नागरिक के पास एक इक्वल राइट्स होना चाहिए इररिस्पेक्टिव, ये देखते हुए कि वो किस रिलीजन के हैं, वो किस जेंडर के हैं, वो किस कास्ट के हैं, है ना, और वो कहाँ पे जन्मे हैं. तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गारंटीड दिस इक्वल राइट्स टू एवरी पीपल ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. और ये कहीं ना कहीं इंश्योर भी करता है इक्वल अपॉइंटमेंट में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है उस हर भारतीय नागरिक को, वो गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो या प्राइवेट सर्विसेज में हो, या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है इन द स्टेट मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जाति के धर्म पे, रिलीजन के आधार पे, etc. एंड दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स द अबॉलिशन ऑफ टाइटल. ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल जैसी चीज़ों को
क्या करता है, इंक्लूड करता है, दैट इज छुआछूत, दैट इज अनटचेबिलिटी जिसको आप बोलते हो, उन चीज़ों को भी रिमूव करता है। नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम विच डील्स विद द आर्टिकल 19 to 22, 19 से लेकर 22 तक का। फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स cherished by the democratic society. The Indian Constitution guarantees the freedom to the citizens. The freedom in right includes many rights. ये जो 19 से लेकर 22 तक की फ्रीडम की बात कर रहा है, ये कुछ फ्रीडम्स इस तरह के हैं कि फ्रीडम टू स्पीच, भाषण देने की आज़ादी, एक्सप्रेशन करने की आज़ादी, कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है आपके पास, असेंबली विदाउट आर्म्स, आपको बिना किसी आर्म्स के कहीं भी असेंबल होने की आज़ादी है, एसोसिएशन फॉर्म करने की आज़ादी है, किसी भी तरह के प्रोफेशंस को कैरी आउट करने की आज़ादी है, और कि भारत के किसी भी पार्ट में आपको रिसाइड करने की, रहने की आज़ादी है, कभी भी कहीं भी। नाउ द नेक्स्ट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 से लेकर 24 के बीच में, 23 और 24 बात करता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की, जिसके अंदर में है कि दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो किसी ह्यूमन के साथ या किसी बेगर के साथ किया जाए। तो बेगर्स आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया ना, जिसको फोर्स्ड लेबर के भी नाम से जानते हैं। तो ये दिस राइट, ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो वैसे लोग जैसे कि कभी कभी प्रोहिबिशन ऑफ, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, बेगर्स को भी, बेगर सिस्टम को भी प्रोहिबिट करता है, बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करता है, एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, या 14 साल से नीचे के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से रोकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डस कंडीशंस। तो ये जो राइट है 23 से लेकर 24 के बीच में, ये हर तरह की इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर या प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन जो 14 साल से नीचे हैं, उनको फैक्ट्रीज में किसी भी तरह का कोई काम या रिस्क वाले काम करने से मना करता है या प्रोहिबिट करता है। तो दिस इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ही या शी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट to seek the redressal. Now second is that the right to freedom of religion. ये religion जो धर्म, freedom of religion, किसी भी धर्म के लिए जो right है that is 25 से लेकर 28 तक के बीच में इंडिकेट करता है। ये बताता है कि secular nature of the Indian polity, कि भारतीय सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सेक्युलर नेचर का है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो 25 से लेकर 28 के बीच में, ये बताता है कि हमारा भारतीय संविधान ये राइट्स देते हुए, वी रिस्पेक्ट ऑल द religion, we respect all the people, all the religion here, there is a equal respect given to all the religion, ठीक है, और इक्वल हर तरह के रिस्पेक्ट है हर रिलीजन के लिए। there is a freedom of conscience, profession, practice and propagation of the religion, यहाँ पे हर तरीके के रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है, प्रोफेशन को किसी भी प्रोफेशन को के रिलीजन को प्रोपोगेट करने का अधिकार है। तो स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, और किसी भी राज्य के पास अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज और हर फेथ, हर इंसान के पास ये अपने किसी भी तरह की अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति से किसी पे विश्वास करने का अधिकार, रिलीजियस सिचुएशंस को मेंटेन करने का अधिकार, किसी भी तरह के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं लाइक NGOs हो गए, और किसी भी तरह का कोई इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल पर्पस से हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, तो इन सब चीज़ को कैरी आउट करने का अधिकार है। तो फ्रीडम जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी तरीके का प्रोपोगेट करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है कंसाइंस के बेसिस पे। तो ये 25 से लेकर 28 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। फिर है द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो 29 से लेकर 30 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ। तो दिस राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय फैसिलिटेटिंग देम टू परसीव देयर हेरिटेज एंड कल्चर। एजुकेशनल राइट्स आर फॉर द इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर द एवरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ये 29 के बीच और 30 में एक्सप्लेन किया हुआ। ये जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ रिलीजियस कल्चर, है ना, जो लोग रिलीजियस हैं, कल्चर्ड हैं, अनलिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के हैं, वो वहाँ अब उनके राइट्स को ये आर्टिकल या भारतीय संविधान गारंटीड आर्टिकल है, प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटीज़ हो गए लाइफ, और उनको ये फैसिलिटेट करता है दैट दे प्रिजर्व देयर हेरिटेज, वो अपने कल्चर को, वो अपने कल्चर को, वो अपने रिलीजियस चीज़ों को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं उनको ये एज उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हर तरीके, बिकॉज इंडिया इज़
इंडिया बिलीव्स इन डाइवर्सिटी। हाँ, हर तरीके के लोग रहते हैं, हर क्षेत्र में लोग रहते हैं, लोग अपनी ट्रेडिशंस को, कल्चर को फॉलो करते हैं। तो एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी ही लोगों को न जाति के धर्म पे, न रिलीजन के धर्म पे ये लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। भारतीय संविधान डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। द लास्ट वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो बात है वो 32 से लेकर 35 के बीच में एक्सप्लेन की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, रेमेडीज हैं, ये भारतीय संविधान का गारंटीड राइट्स है टू, और इट इज़ नोन एज द रेमेडीज फॉर द एवरी सिटीजन। मतलब किसी भी भारतीय नागरिक की अगर फंडामेंटल राइट्स इज गेटिंग वायलेटेड या रुकी जा रही है तो ही कैन मूव, या ही एंड शी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन अ क्रब एनीवन्स राइट्स। गवर्नमेंट जो सरकार भी है वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है, उनसे छीन नहीं सकती है। व्हेन दीज राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है तो द अग्रीव्ड पार्टी, जिनके साथ ऐसा हुआ है, दे और शी और ही कैन मूव टू द अप्रोच एनी ऑफ द कोर्ट। तो सिटीजन्स कैन इवन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी जो सिटीजन्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, विच कैन इशू अ रिट्स फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट उनके बिहाफ में रिट्स इशू करेगी उनके लिए कि उनकी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स की जाए। I want to let you know that fundamental rights available only to the citizens। ये जो fundamental rights हैं, मूल अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही अवेलेबल है। जैसे कि the following is a list of the fundamental rights that are available only to the citizens। फॉरेनर्स को ये राइट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो वो कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को इंक्लूडेड नहीं है? दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। 15 के अनुच्छेद 15 में ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो दिस आर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, नॉट एवरी फॉरेनर्स के लिए। तो ये जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स हैं। दैट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट जातिवाद के बेसिस पे, जेंडर है, फीमेल है या मेल है, या कहाँ जन्मे हैं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। एंड 16 टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो 16 में है। अनुच्छेद 14 बात करता है कि हर तरह की इक्वालिटी, समानता, अपॉर्चुनिटी देने में किसी के साथ भी, इन द मैटर ऑफ पब्लिक, सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी देने के लिए समानता का अधिकार है सबके पास। एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 में जो प्रोटेक्शन है, फ्रीडम है आपके पास, या बोलने की, एक्सप्रेस करने की, एसोसिएशन करने की, असेंबली करने की, मूवमेंट की, रेसिडेंस की, प्रोफेशंस की। तो दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट टू द फॉरेनर्स। विदेशी लोगों को नहीं है, ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए है। और प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो हमारे कल्चर के प्रोटेक्शंस के लिए, हमारे लैंग्वेज के लिए, हमारे लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे माइनॉरिटीज़ पीपल के लिए जो अधिकार हैं, जो प्रोटेक्शन दी गई है, दैट इज अंडर आर्टिकल 29। एंड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो आर्टिकल अनुच्छेद 30 में जो बात कही गई है वो माइनॉरिटीज राइट्स की बात करता है, जो अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। Let me tell you one more thing, that is what exactly the importance of fundamental rights। हमारे मौलिक अधिकार जो है उसका एग्जैक्ट क्या है इम्पोर्टेंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि द फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में ऑफ भारतीय संविधान के एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये एक बैकबोन है कंट्री का, क्योंकि किसी भी भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। दे आर इसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। ये जो है इसेंशियल सेफ गार्ड्स है जो हर पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 जो स्टेट की बात करता है, आर्टिकल 13 में जो चीज़ें दी गई है, दैट इज ऑल अबाउट ऑल द लॉज दैट आर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। क्योंकि अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है कि जो भी लॉज हैं, ऑल द लॉज जो भारत के
नागरिकों की फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को वायलेट करता है, दैट शैल बी वॉइड, वो गलत है, उसको, उस लॉ को क्या किया जाएगा, वॉइड माना जाएगा. एंड हियर देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर द जुडिशियल रिव्यू. और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो यहाँ पे आर्टिकल 32 में जुडिशियल रिव्यू के भी प्रोविजंस हैं कि जुडिशरी उसमें इंटरप्ट कर सकती है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है किसी भी बेसिस पे, दैट इज इट इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल, इस बेसिस पे कि ये जो लॉज बनाए गए हैं, किसी भी तरह का अगर लॉज बनाया जाता है तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. और आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट नॉट जस्ट लॉज बट ऑल्सो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस etc. तो आर्टिकल 13 में जो ये जिन लॉज की बात की जा रही है वो लॉज ना सिर्फ लॉ होगा बल्कि ऑर्डिनेंसेज होंगे, दैट एवरी काइंड ऑफ ऑर्डिनेंसेज, एवरी काइंड ऑफ promulgations, every kind of orders which is given by the central government, every kind of rules, regulations, every kind of government notifications which came in the official gazette. तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, उसको आर्टिकल 13 क्या करेगा, अगर ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट बनते हैं, ये सारे रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गारंटी दिया हुआ है ना फंडामेंटल राइट्स को, तो ये अगर अगेंस्ट बनेंगे ये सारे लॉ, तो डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, दैट शैल बी वॉइड. So hope you get clear that what exactly the fundamental right is. If you have any question, if you will face any question, just let me know in the comment box, and keep suggesting me regarding any videos or any thing you want from me. Chalo, thank you for watching everyone. Thank you all.